चैप्टर जो बेटा हमारे पास आता है दैट इज नोन एज काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स की जहां तक बात है, एक चीज मैं यहीं पे बता दूं ऑन अ वेरी फर्स्ट डे, नो डाउट बेटा ये पेपर फिजिक्स से रिलेटेड है, लेकिन पहली चीज याद रखिएगा यहाँ पे फिजिक्स से रिलेटेड ये पेपर जरूर है। प्लीज फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को फिजिक्स की क्लास तक रखें, इसके कॉन्सेप्ट्स को काइनेमेटिक्स के या M1 के कॉन्सेप्ट्स को M1 की क्लास तक रखें। प्लीज इसके कॉन्सेप्ट्स वहां मत लेके जाइएगा, उसके कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे मत लेके आइएगा। ये फिजिक्स वालों को एडवांटेज जरूर होता है क्योंकि उन्होंने ये कॉन्सेप्ट्स पढ़े होते हैं, लेकिन उस एडवांटेज को एडवांटेज बनाए, डिसएडवांटेज मत बनाए, राइट। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको यहाँ पे ही रहने दें, जो आपके फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं वहाँ पे रहने दें। मैं एक छोटे से डिफरेंस से स्टार्ट करता हूँ। आप लोग फिजिक्स में जो जी है ग्रेविटी, उसकी जो वैल्यू लेते हो बेटा वो 9.81 लेते हो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेरएज हम M1 में जो g की वैल्यू है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस ओवर हियर। फिजिक्स में अगर आपने 10 ली वहां पे नंबर कट जाएंगे, यहाँ पे अगर आपने 9.81 ली तो यहाँ पे नंबर कट जाएंगे। इसलिए रिकमेंडेड है कि प्लीज जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको वहीं तक रखें। अक्सर फिजिक्स वाले बच्चों को ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। सबको यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, नो डाउट मेरे पास यहाँ पे ऐसे बच्चे भी बैठे हुए होंगे जो कि फिजिक्स नहीं पढ़ते और उन्होंने ओ लेवल्स में भी नहीं पढ़ी होगी, तो इसलिए मैं बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करूंगा। मैं एक एक कॉन्सेप्ट्स को लेके चलूंगा, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट ले रहा हूँ। सबसे पहली चीज जो बेटा हमारे पास आती है वो यहाँ पे ये आती है कि अगर मैं स्टार्ट करूं डिस्टेंस से, नो डाउट हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशंस नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली बात है एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो उसकी डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए हमें। हम ये कहते हैं बेटा कि डिस्टेंस आपके पास क्या होता है, डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो हम ये कहते हैं डिस्टेंस इज द लेंथ कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस क्या है? जो भी आपका मूविंग ऑब्जेक्ट एक लेंथ कवर्ड करता है उसको हम हमारा डिस्टेंस कहते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें तो डिस्टेंस के जो यूनिट्स हैं हमारे पास, डिस्टेंस के यूनिट्स हम जब बात करते हैं तो डिस्टेंस को हम मीटर्स में लेते हैं या फिर किलोमीटर्स में लेते हैं। एंड लीडिंग टू दिस मैं यहाँ पे बता दूं डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी की जहां तक बात है इस पे भी जरा थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं, फिर वापस आएंगे इधर। आपके पास बेटा क्वांटिटीज दो टाइप की होती हैं। एक हमारे पास होती है बेटा स्केलर क्वांटिटी, एक होती है आपके पास वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, सिर्फ और सिर्फ। वेराज वेक्टर क्वांटिटीज को दो चीजें चाहिए होती हैं, एक आपका मैग्नीट्यूड चाहिए उनको और एक आपकी डायरेक्शन चाहिए, राइट। हम ये नहीं बताते होते कि भाई आपके पास इतनी अमाउंट लग रही है, हम ये भी बताते हैं किस डायरेक्शन में लग रही है। तो स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ अमाउंट बताई जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी में अमाउंट भी बताई जाएगी और साथ ये भी बताया जाएगा कि वो किस डायरेक्शन में लग रही है। सारों को यहां तक एग्रीड है? ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्प्लेसमेंट। गौर से सुनिएगा। डिस्प्लेसमेंट बेटा आपके पास क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, या फिर हम इसको ऐसे भी कहते हैं डिस्टेंस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि आपके पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो आपका डिस्टेंस आपकी बॉडी मूव करे। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट मी से दैट ये मेरे पास पॉइंट ए है, यहाँ पे मेरे पास पॉइंट बी है, मुझे ए से बी पे जाना है। मेरे पास 1000 रास्ते हैं, मैं यूं भी जा सकता हूँ,
ऑल द वे अराउंड कर्व लेके। मैं चाहूँ मैं यहाँ से यूँ आ जाऊँ, उसके बाद यूँ चला जाऊँ, तब भी मेरे पास जा सकता हूँ मैं ए से भी। ये दोनों जो होंगे ये मेरे डिस्टेंस होंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जब मैं एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करूँगा, ये वाली, तो ये मेरी क्या कहलाएगी, ये वाली मेरी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट। और बाकी दोनों मेरे क्या कहलाएंगे, डिस्टेंसेस कहलाएंगे। इसी की कंटिन्यूटी में हम एक और बात कहते हैं कि अगर बॉडी, लिख देता हूं मैं, इफ अ बॉडी starts from a point and return to same point, हम ये कहते हैं that the displacement will be equals to 0। अगर मेरे पास एक बॉडी है, वो लेट्स से ये पॉइंट ए से स्टार्ट हुई, ए से गई बी पे, बी से गई सी पे, सी से आई डी पे, और डी से वापस ए पे आ गई, इधर 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 इधर। तो हम ये कहेंगे कि इस केस में इस बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट है दैट विल बी इक्वल्स टू 0। सारों को ये पॉइंट क्लियर है बेटा? जल्दी से नोट डाउन करें, फिर आगे जाते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आती है दैट इज नोन एज स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू बेटा होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। हम ये कहते हैं इसके जो यूनिट्स हैं वो होते हैं जी मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर। ओ लेवल्स में जब आप होते थे तो आप इसकी कन्वर्जन भी सीखते थे, हमें यहाँ पे आपको कन्वर्जन नहीं सिखानी है, राइट। स्पीड की जहाँ तक बात है, अगेन दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, और मैंने अभी बताया स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, राइट। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज की अगर हम बात करें तो स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, विच मीन्स दैट जब मैं स्पीड बताऊंगा तो मैं सिंपल कहूंगा स्पीड ऑफ 5 मीटर्स पर सेकेंड, 10 मीटर्स पर सेकेंड, मैं सिंपल सिंपल ये बता दूंगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखना है तो मैं लिख दूंगा भाई स्पीड इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, दैट्स इट, या फिर 10 मीटर पर सेकेंड, दैट्स इट। व्हेन इट कम्स टू वेलोसिटी, गौर से देखिएगा, वेलोसिटी होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। इसके भी यूनिट आपके पास क्या होते हैं, मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये जो है ये आपकी है जी वेक्टर क्वांटिटी, विच मीन्स दैट कि वेक्टर क्वांटिटीज में डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर मुझे वेलोसिटी बतानी है तो मैं ये कहूंगा 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ, या फिर 10 मीटर्स पर सेकेंड टूवर्ड्स साउथ। मैं साथ डायरेक्शन भी बताऊंगा। डायरेक्शन बताने का दूसरा तरीका ये भी होता है कि आप एंगल बता दो, राइट, तो भी आप डायरेक्शन जस्टिफाई कर देते हो। सबको यहां तक पॉइंट क्लियर है? ओके, जल्दी से नोट डाउन करें, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं।
ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आती है दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होती है बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। याद रखिएगा कभी भी किसी चीज के साथ रेट का वर्ड आ जाए, हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है, मैंने एक बात बोली थी वहां पे, किसी भी चीज चीज में अगर रेट का वर्ड आ जाए तो हम ये कहते हैं उस क्वांटिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम देख रहे हैं हम, राइट कभी भी मैं किसी चीज के साथ रेट का वर्ड देख लूं तो उसमें हम कहते हैं उस क्वांटिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखा जा रहा है। तो अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं, स्मॉल ए से हम डिनोट करते हैं v माइनस यू ओवर टी इज द फॉर्मूला, वेयर v इज फाइनल वेलोसिटी, u is initial velocity, t is time, and a is your acceleration. सारों को यहां तक पॉइंट क्लियर है? जल्दी से नोट डाउन करें। बेटा सबकी स्क्रीन सही चल रही है? नबीरा बच्चे दैट इज देन इट्स प्रॉब्लम एट योर एंड, प्लीज रिकनेक्ट करें। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आती है दैट इज नोन एज बेटा एक्सेलरेशन फ्री फॉल। एक्सेलरेशन फ्री फॉल का मतलब क्या है? व्हेन अ बॉडी इज वो नीचे की तरफ गिर रही हो, जब आपके पास कोई भी बॉडी है वो नीचे की तरफ गिर रही है या फिर आप उसको ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, गौर से सुनिएगा। इफ द बॉडी इज कमिंग डाउन, अगर मेरी बॉडी नीचे की तरफ गिर रही है, राइट, तो ए की जो वैल्यू होती है वो मैं पॉजिटिव 10 लूंगा मीटर पर सेकेंड, राइट। व्हेन माय बॉडी इज गोइंग अपवर्ड, तो जो ए की वैल्यू होती है वो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ली जाती है, स्क्वायर यहां पे भी आएगा, राइट। इसके लिए हम कहते हैं पॉजिटिव इसलिए क्योंकि ये टुवर्ड्स ग्रेविटी आ रही है, और ये हम कहते हैं ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है, राइट। तो हम यहां पे कहेंगे दैट द एक्सेलरेशन विल बी -10 बिकॉज द बॉडी इज गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, और जब हमारी बॉडी टुवर्ड्स द ग्रेविटी आ रही हो तो हम कहते हैं एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, राइट। अब यहां पे जरा एक बात समझते हैं बिफोर वी प्रोसीड फर्दर। एक चीज याद रखिएगा, एक्सेलरेशन की बेटा जो वैल्यू है, एक्सेलरेशन याद रखिएगा बेटा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी होती है और एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो नेगेटिव भी होती है, नेगेटिव। अगर मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव में है तो इसका मतलब यह है दैट द बॉडी इज गेनिंग स्पीड। एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो बॉडी है वो स्पीड को गेन कर रही है, आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही होगी, तब एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होती है।
अगर मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव में है तो इसको हम दो वर्ड से कहते हैं। एक हम इसको डीसेलरेशन भी कहते हैं बेटा, डीसेलरेशन भी कहा जाता है और रिटार्डेशन भी कहा जाता है। ये दोनों एक ही वर्ड होते हैं। इन दोनों केसेस में एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी ना बेटा आपके पास, वो क्या होगी, नेगेटिव में होगी। तो अगर आपके पास बॉडी डीसेलरेट कर रही है या रिटार्डेशन हो रही है तो आप पहली चीज याद रखिएगा, स्पीड जो है डिक्रीजेस, बॉडी टेंड्स टू स्टॉप, राइट। अगर मेरे पास एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब बॉडी ने स्पीड गेन कर रही है। अगर मेरे पास एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो स्पीड डिक्रीज हो रही है और बॉडी टेंड्स टू स्टॉप है, विच मींस दैट बॉडी स्टॉपिंग की तरफ जा रही है। इसकी एग्जांपल सिंपल सिंपल सी समझे। आप घर से निकले, आपने एक्सेलरेट गाड़ी के एक्सेलरेटर पे पाँव रख दिया तो आपकी गाड़ी क्या करेगी, एक्सेलरेशन को गेन करेगी, स्पीड इंक्रीज करेगी। आपको सामने कोई हर्डल नजर आया या स्पीड ब्रेकर नजर आया, यूज अप्लाई दी ब्रेक, आपने जब ब्रेक अप्लाई की है तो आपके पास रिटार्डेशन का कॉन्सेप्ट आया, विच मींस दैट योर बॉडी इज गोइंग टू मूव टुवर्ड्स स्टॉपिंग। अब आपकी बॉडी ने रुकना शुरू करना है, स्टॉप करना है। सबको यहां तक पॉइंट क्लियर है? इसको जल्दी से नोट डाउन करें, फिर आगे बात करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है, मैंने ये तो बात कर ली, अगर बॉडी टुवर्ड्स द ग्रेविटी आती है एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, अगेंस्ट द ग्रेविटी आती है एक्सेलरेशन नेगेटिव है। व्हाट इफ कि अगर मेरी बॉडी ऊपर की तरफ जाती है और ऊपर से घूम के वापस नीचे की तरफ आ जाती है, ये वाला मोशन है। तो इस पूरे मोशन के लिए हम ये कहते हैं, पूरे के लिए नो डाउट ऊपर जब जा रही होगी, यहां पे मैं मार्क करता हूं, ऊपर जब जा रही है तो एक्सेलरेशन विल बी -10। जब बॉडी मेरी नीचे की तरफ आ रही है तो एक्सेलरेशन विल बी +10। लेकिन अब अगर मैं होल मोशन की बात करूं, होल मोशन, तो मैं कहूंगा एक्सेलरेशन विल बी टेकन एज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूरे मोशन की अगर मैं बात करूं ना, इसके ऊपर जाके पूरा नीचे आना, तो उसके लिए हम कहते हैं एक्सेलरेशन इज -10 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों के जहन में ये क्वेश्चन आता है कि सर ये नेगेटिव क्यों हो गया? ऊपर जाने के लिए तो चलो ठीक है नेगेटिव है, नीचे आने के लिए पॉजिटिव है, वो भी समझ आता है कि पूरे के लिए नेगेटिव कैसे हो गया। वो इसलिए होता है क्योंकि एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जब वो ऊपर जाके वापस नीचे आता है तो डायरेक्शन चेंज होती है, तो उस डायरेक्शन के लिए भी हमें शो करना पड़ता है, विच इज वाई वी से दैट इट इज नेगेटिव। सारे एग्री करते हैं यहां तक? ओके, जल्दी से नोट डाउन करें, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। चलिए एक्सीलेशन होल नेगेटिव वाली बात दोबारा से बता। बेटा एक्सेलरेशन होल नेगेटिव इसलिए होती है कि जब ऊपर जा रहा है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, वापस जब नीचे आता है तो नीचे के लिए पॉजिटिव तो होता है, लेकिन जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो हमें डायरेक्शन भी तो चेंज करनी है। ऑब्वियस सी बात है, पार्टिकल जब नीचे आएगा तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, तो उस डायरेक्शन चेंज की वजह से नीचे वाले के लिए भी पॉजिटिव की जगह नेगेटिव बन जाता है। पूरे मोशन के लिए हम नेगेटिव लेते हैं। लेकिन जब हम इनके जो हाफ है इसका, हम्म। इसलिए हम पॉजिटिव लेंगे और वो नेगेटिव, अगर हाफ हाफ के लिए एक्सीलेशन तो वाला वही चलता है, पॉजिटिव नेगेटिव, हाफ के लिए ऊपर जाने के लिए नेगेटिव, नीचे आने के लिए पॉजिटिव। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो आता है दैट इज कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकता हूं तो क्या सिनेरियोज होंगे, गौर से सुनना है सबने।
इसको ही कॉपी कर लेते हैं यार। ओके जी, अगर ये मेरे पास सिनेरियो है, मैंने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका है एंड नाउ इट इज रिटर्निंग बैक। ठीक है जी, अब सिनेरियो क्या बनेगा, गौर से देखना है। अभी मैंने कहा ये आपके पास जो है ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो हमारे पास कितनी होगी, दैट इज गोइंग टू बी -10 मीटर पर सेकेंड। आपका ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, द एक्सेलरेशन विल बी +10 मीटर पर सेकेंड विद अ स्क्वायर ओवर हेयर एंड स्क्वायर ओवर हेयर। अब पॉइंट ये है कि जब मैं इसको ऊपर की तरफ फेंकूंगा तो यहां पे मुझे स्पीड देनी पड़ेगी, वो हमारी कहलाती है इनिशियल स्पीड। यहां पे मैं उसको यू से डिनोट करूंगा। दूसरी चीज याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्ट जाएगा और इधर जाके रीच करेगा। ये जो पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं इसकी मैक्सिमम हाइट। और एक बात याद रखिएगा कि जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाता है तो आपकी जो फाइनल वेलोसिटी इस स्टेट पे होती है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। जो भी मैक्सिमम हाइट होती है बेसिकली यहां पे जाके मैक्सिमम हाइट पे ऑब्जेक्ट रीच करके 1 सेकंड के लिए रुकता है, उसके बाद फिर दोबारा से नीचे आता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि मैक्सिमम हाइट जो होती है उस पे आपके पास जो आपकी क्या कहते हैं स्पीड होती है दैट इज 0, क्योंकि वो मोमेंटेरियली वहां पे स्टॉप करता है, उसके बाद वो नीचे की तरफ आता है। सबको ये पॉइंट क्लियर है? ओके, दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट बेटा याद रखिएगा, टाइम फॉर अपवर्ड। जितना टाइम इसको ऊपर जाने के लिए लगा है, T(1) से डिनोट कर रहा हूं मैं, और टाइम 2 T(2) इसको मैं T(2) डाउनवर्ड को डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, टाइम ऑफ अपवर्ड will be equals to time for downward। हम ये कहते हैं ऑब्जेक्ट को जितना टाइम ऊपर जाने के लिए लगा है उतना ही टाइम नीचे आने के लिए भी लगता है। T(1) will be equals to T(2)। तो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अगर मुझे जर्नी का टोटल टाइम निकालना है, टोटल टाइम कि कितना टाइम इसको लगा ऊपर से नीचे आने के लिए, तो अपवर्ड को मैंने डिनोट किया था T(1) से, डाउनवर्ड को मैंने डिनोट किया T(2) से। तो टोटल टाइम विल बी इक्वल्स टू T(1) प्लस T(2)। राइट जी, अगर आपको फाइंड करना है कि भाई ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगा ऊपर से नीचे आने के लिए, तो फिर हम कहते हैं दैट T(1) विल बी इक्वल्स टू T(2)। जल्दी से इसको नोट डाउन करें, फिर आगे बात करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आती है, नेक्स्ट आती है बेटा कांस्टेंट स्पीड। अगर मैं आपको कह दूं दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, तो याद रखिएगा कांस्टेंट स्पीड पे स्पीड रिमेन सेम, स्पीड रिमेन्स सेम। पहली चीज तो ये याद रखिएगा, ऑब्वियस ही बात है ना, वर्ड है कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या होगा कि भाई आपकी स्पीड जो है वो सेम रहने वाली है। तो याद रखें व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड देन वी से दैट एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू 0। हमेशा याद रखें अगर वो क्वेश्चन में कह दे दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, तो याद रखना है हमने दैट द एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू 0। इस केस में ओनली फॉर्मूला
याद रखें अगर वो कहते हैं ना ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड, तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला उस केस में अप्लाई होता है, एंड दैट फॉर्मूला इज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। सिर्फ और सिर्फ एक यही फॉर्मूला लग सकता है, इसके अलावा और कोई फॉर्मूला हमारे पास अप्लाई नहीं होता अगर आपका ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव करे। ये जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस है ना, अभी हम थोड़ी देर में पढ़ लेंगे, ये तीनों की तीनों अप्लाई नहीं होती है अगर आपके पास ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो। सारों को एग्रीड है यहां तक? जल्दी से नोट डाउन कर लें इसको। ठीक है बेटा, बस हो गया, खेलना बंद कर दें इससे। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आती है दैट इज नोन एज इक्वेशन ऑफ मोशंस। याद रखिएगा बेटा, इक्वेशन ऑफ मोशन शुड बी एट योर फिंगर टिप्स। ये पूरे M1 में बेतहाशा जगह पे यूज होंगी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशंस जो है वो आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, हम इनको भी यहाँ पे पढ़ते हैं स्क्रैच से। उससे पहले याद रखिएगा इक्वेशन ऑफ मोशंस के लिए दो सिनेरियोज होते हैं जो कि फुलफिल होने चाहिए तब इक्वेशन ऑफ मोशन लगती है। पहला सिनेरियो, ऑब्जेक्ट शुड बी मूविंग in one direction। बेटा याद रखें इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होती है जब आपका ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, राइट। या तो फॉरवर्ड में जा रहा हो, या बैकवर्ड में जा रहा हो, या अपवर्ड में जा रहा हो, या डाउनवर्ड में। जो आपके पास टू डायरेक्शनल मोशन होते हैं उन पे इक्वेशन ऑफ मोशंस नहीं लगती। टू डायमेंशनल मोशन से मेरा मतलब क्या है, आप लोग फिजिक्स में एक पढ़ के आते हैं विच इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में आपके पास सिनेरियो क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ इस तरह का होता है। ये मेरे पास एक बॉल है, जैसे फुटबॉल को आप किक करो तो वो इस तरह का मोशन लेके आती है, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। लिख देता हूं मैं, इस पे इक्वेशन ऑफ मोशंस नहीं लगती है क्योंकि ये टू डायमेंशनल मोशन होता है। इसके अंदर आपका ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड भी जा रहा होता है, अपवर्ड भी जा रहा होता है, फिर अपवर्ड के बाद टॉप पे पहुंच के वो नीचे की तरफ भी आ रहा होता है, तब भी फॉरवर्ड जा रहा होता है। इस पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगाते। अब आपके ज़हन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमने फिजिक्स में तो लगाई है, तो बेटा याद रखें आप लोग फिजिक्स में इसको प्रोजेक्टाइल मोशन को जब पढ़ते हो ना, आप इसको बाइसेक्ट करके पढ़ते हो। आप हॉरिजॉन्टल मोशन को अलग देखते हो, वर्टिकल मोशन को अलग देखते हो, तो उस पर इक्वेशन ऑफ मोशन लगती है क्योंकि हम उसको स्प्लिट करके पढ़ते हैं। हमारे पास क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है, वो M2 के अंदर है, तो इसलिए हम लोग इससे कंसर्न नहीं है। सिर्फ मैंने बताने के लिए बता दिया है कि आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ वन डायमेंशनल मोशन पे लगती है। दूसरी चीज याद रखिएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन तब लगेगी जब एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट। याद रखें मैंने कहा है एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट। अक्सर बच्चे इसको कंफ्यूज करते हैं इधर से, ये लिखा हुआ है बेटा कांस्टेंट स्पीड, यहां पे स्पीड कांस्टेंट है। नीचे जो मैंने लिखा है वो मैंने कहा है एक्सेलरेशन कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब ये है कि आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो, तब आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। अदरवाइज अगर मेरे पास वेरिएबल भी होता है कि भाई मैं निकल रहा हूं, हर इंस्टेंट पे बॉडी की एक्सेलरेशन चेंज हो रही है, तो उधर इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगती हैं, उधर हमारे पास दूसरा मेथड आता है, राइट जी। तो आप अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ लेते हैं, गौर से देखिएगा। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट, दैट इज v इज इक्वल्स टू u प्लस at, राइट। v हमारे पास क्या होता है, v आपके पास बेटा होता है फाइनल वेलोसिटी, u हमारे पास क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, a आपकी क्या है एक्सेलरेशन, और t हमारे पास क्या है दैट इज योर टाइम, राइट। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन ये है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन,
सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें भी u आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, t आपका टाइम है, a आपकी एक्सेलरेशन है। व्हाट डज दिस s इज, इसके बारे में गौर से सुन लें। s इज योर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। s हमारे पास जो है वो डिस्टेंस को भी रिप्रेजेंट कर देता है, डिस्प्लेसमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो होता है। कुछ क्वेश्चंस में हम इसको डिस्टेंस लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस में हम इसको डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। थर्ड हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास होती है बेटा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। राइट, ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं जो कि हमारे पास यूज होती हैं और इसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे चल रहे होते हैं। अब ये जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं, इसके अंदर मैंने इनके सारे वो लिख दिए हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिसाइडिंग फैक्टर है कि भाई इन तीनों में से कौन सी लगनी है। तो उसके लिए मैं आपको एक हिंट बता दूं, गौर से देखिएगा। अगर आप एक चीज नोट करो बेटा, तो जो पहली दो इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं, फर्स्ट वाली ये वाली, ये वाली, ये दो जो है, इनके पास जो एक्सप्रेशन है उसमें टाइम आ रहा है। तो अगर तो क्वेश्चन में आपको टाइम गिवन है तो ऑब्वियस ही बात है भाई, इक्वेशन ऑफ मोशन जिनके पास टाइम है वो पहली दो ही है। तो इस पे हम टाइम अगर गिवन हो क्वेश्चन में तो हम पहली दो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे। अगर टाइम नहीं है, किसी क्वेश्चन में मैंने आपको टाइम प्रोवाइड नहीं की है, तो टाइम को विदाउट यूज किए, मींस टाइम को यूज किए बगैर जो हमारे पास इक्वेशन है वो एक ही है। वो कौन सी वाली है? वो आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम नहीं चाहिए होता। तो ऑब्वियसली बात है, आपने सिंपल सिंपल याद रखना है। और देखना कैसे है? आपने देखना है इस तरीके से है कि अगर किसी क्वेश्चन में उसने टाइम दिया है तो पहले चीज ज़हन में ये लेके आनी है कि भाई फर्स्ट टू जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उनमें से कोई लग सकती है। अगर किसी क्वेश्चन में टाइम नहीं गिवन है तो ऑब्वियसली बात है, मुझे क्या करना है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर जाना है, क्योंकि वही एक इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें टाइम नहीं गिवन होता। हमें सारों को यहाँ नहीं चाहिए होता। बेसिकली सारों को यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? ओके जी, जल्दी से नोट डाउन करना है। दीज आर योर इक्वेशन ऑफ मोशंस। ओके जी, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। जहां तक फर्स्ट पार्ट ऑफ काइनेमेटिक्स की बात है, उसमें हमारे पास यही वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट। आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास के अंदर, इसको हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में जब आप आए तो इनको ज़रा रिकॉल करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर वी आर गोइंग टू यूज़ दीज कॉन्सेप्ट्स, राइट। हमने इसके क्वेश्चंस करने हैं। तो जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो भी नोट्स हैं, इनको ज़रा आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास में आने से पहले रिवाइज करके आना है। नेक्स्ट क्लास को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे।